मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 5 इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिया का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था दैट वाज इट इज़ ऑल्सो बिन कॉल्ड एज 1857 द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So it has been known as the first freedom struggle as well as the revolt of 1857. तो ये शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि द कॉजेस जो रिवॉल्ट हुई थी, जो इवेंट हुआ था, इसकी कॉजेस क्या क्या है और इसकी बिगनिंग कब हुई थी एंड हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड हुआ, फिर वापस इसे सप्रेस कैसे किया, मीन्स ब्रिटिशर्स ने इसे रोकने की कोशिश की और किस तरह से इस रिवॉल्यूशंस को, इस रिवॉल्ट को उन्होंने सप्रेस किया। ना व्हाट आर द रीजंस, हम फेल्ड हो गए तो उसके रीजंस क्या, फेलियर्स क्या क्या था। तो उसके बाद फिर रिवॉल्ट जब फेल होने के बाद उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम जो इस चैप्टर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस के थ्रू, जो मेन है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। तो फिर वापस से बैक कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कहाँ पे किया था, ये सारा डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आई थी तो वो पर्पस क्या था, एज अ बिजनेस कंपनी वो इंडिया में एंटर करती थी एज अ बिजनेस कंपनी, कि उन्हें यहाँ पे इंडिया पे उनको रूल करना था। इस इंटेंशन में वो नहीं आई थी, वो आई थी एज अ कंपनी टू डू बिजनेस और वो प्रॉफिट अर्न करे, इसके लिए आई थी वो। सो हैड स्टैब्लिश इज प्रेजेंस, और उन्होंने स्टैब्लिश किया था इन इंडिया इन 1612, दैट इज 17th सेंचुरी। और धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की, कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरुआत किया, फैक्ट्रीज एरिया को उन्होंने सेटअप किया ट्रेडिंग के लिए, ताकि वो इजीली अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए सामान रख सकें। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब उनकी जो पावर थी गेन होने लगी तो फिर उन्होंने शुरुआत की कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कंपनी बन के नहीं रहे बल्कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि वो रूल भी कर पाए। तो इनका इंटेंशन जो था अब थोड़ा चेंज होने लगा। उसके बाद जब उनका इंटेंशन चेंज होने लगा तो उन्होंने शुरुआत की एंड सबसे पहले जो वॉर उन्होंने किया टू गेट द पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था उनका वो था बंगाल में, दैट वाज द बैटल ऑफ पलासी। उन्होंने रूल वहाँ पे और उनको उसमें विक्ट्री भी मिली, उनको जीत मिली एंड दैट वाज हेल्ड इन 1757 में एंड दैट वाज द फर्स्ट फुट होल्ड, कि कहा सकता है उन्होंने अपनी पहली कदम जो थी उन्होंने स्ट्रांगली किस पे रखी थी, ईस्टर्न इंडिया पे। और इस बैटल के बाद वो टोटली फुल कॉन्फिडेंस में आ गई कि अब वो इंडिया में इजीली रूल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक एरिया, एक किंगडम्स जो बंगाल्स उस एरिया पे जो रूल करे थे रूलर्स, उनको उन्होंने हराया। और इसी तरह से द फर्स्ट फुट होल्ड जो था ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया में सक्सेस रहा। और उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जो आर्मी थी उन्होंने डिफीट किया मुगल्स एम्परर जो थे उस समय शाह आलम सेकेंड इन द ईयर 1764 में, एंड दैट वाज एट द बैटल ऑफ बक्सर। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये मिला के कॉन्सोलिडेट एरिया थी, वहाँ पे जो रूलर थे रूल कर रहे थे आलम शाह। द बैटल जो उसके बीच में हुई थी इसको बोला गया, नाम दिया गया द बैटल ऑफ बक्सर। ये अलग अलग जगह होती है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस बैटल का नाम उन्हें रख दिया जाता था। तो इसी तरह से जब सेकंड इसमें बैटल ऑफ बक्सर में जब ये वापस से शाह आलम जो थे डिफीट हो गए, तो आफ्टर उसके डिफीट्स के बाद एम्परर को ग्रांट करना पड़ा, मतलब उनको मंजूरी देनी पड़ी, परमिशन देना पड़ा कंपनी को, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उस एरिया में कर सके, मतलब टैक्स कलेक्ट कर सके। रेवेन्यू मीन्स टैक्स रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर जो होती है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। तो इसी तरह से एम्परर ने उनको ग्रांट कर दिया ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके इन द प्रोविंसेस ऑफ। तो कौन से एरिया में कलेक्ट कर सकते हैं, बंगाल। जो आज बंगाल हम जानते हैं उस समय जो है आज मॉडर्न इंडिया में इसको डिवाइड कर, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा। तो पहले क्या था, ये कॉन्सोलिडेट एरिया था, मतलब ये 3
मर्ज एक ही था, बहुत बड़ा एरिया हो गया मतलब मान लो। तो इसी तरह से उस एरिया में उनको ग्रांट कर दिया कि वो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उसको नाम दिया गया था एज अ दीवानी। तो दीवानी किसको दिया गया? ब्रिटिशर्स को दिया गया। द कंपनी सून एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरीज अराउंड इट बेसेस इन बॉम्बे एंड मद्रास ऑल्सो। धीरे धीरे जब इन्होंने पूरा ईस्टर्न एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की बॉम्बे एंड मद्रास में भी, क्योंकि ये उनका बिजनेस सेंटर था। तो उस एरिया में भी उन्होंने मर्ज करना और उसे कब्जा करना। तो बाद में फिर उन्हें वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर, मराठा के साथ वॉर हुआ था। फिर मैसूर के साथ भी हुआ था, तो मैसूर पहला हुआ था, फिर बाद में मराठास के साथ हुआ था। तो धीरे धीरे उन्होंने मैसूर, टीपू सुल्तान उनको हराया, उनके जो फादर थे हैदर अली, फिर बाद में टीपू सुल्तान आए। तो इसी तरह से फोर्थ बैटल में वो हारे पूरे, और पूरा मैसूर जो था ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। एंग्लो मराठा में भी थर्ड वॉर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसी तरह से मराठा वॉर में भी मराठास ने भी गिव अप कर दिया। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में भी टोटल कंट्रोल कर लिया, कंप्लीट कंट्रोल ले लिया उन्होंने। फिर इन 1806 में द वेलूर म्यूटिनी वॉज स्पार्क्ड बाय न्यू यूनिफॉर्म रेगुलेशंस दैट क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाही। फिर 1806 में क्या हुआ? वेलोर, जो म्यूटिनी मीन्स रिवॉल्ट, तो वेलोर में जो थे लोग उन्होंने रिवॉल्ट किया। क्यों? क्योंकि जो उनकी रेगुलेशंस थी, जो रूल्स थे ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, वो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा क्या थी, लोगों को परेशान करना और हिंदू मुस्लिम्स को बीच में लड़ा देना, ताकि ये दोनों आपस में लड़े और वो उनका फ़ायदा उठाए। तो दैट वाज सिपाही मीन्स सोल्जर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे सोल्जर्स, सिपाही प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए वो सिपाही बोलते थे। तो इसी तरह से जो सोल्जर्स थे उनकी आर्मी में ब्रिटिशर्स के, हिंदू एंड मुस्लिम्स, सो दे रिवॉल्टेड। और इसी तरह से धीरे धीरे ये रिवॉल्ट जो था स्पार्क, जैसे बोलते हैं चिंगारी लगती है, तो इसी तरह से स्पार्क धीरे धीरे, और यूनिफॉर्म रेगुलेशंस के कारण और वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो थी, उनके सिपाही के बीच में ये फैलना शुरू हुआ। सो एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी, साथ 19th सेंचुरीज में जो न्यू गवर्नर जनरल आए वेलेस्ली, इन्होंने अपनी रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दी ताकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और विद इन 2 डिकेड्स में देखा गया, एक्सीलरेट मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट, कि ब्रिटिशर्स जो है धीरे धीरे पूरी इंडिया को कैप्चर कर ले और उसको उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दें। तो एसोसिएटेड मतलब फास्टर, कि उन्होंने इस तरह से पॉलिसीज अपनाई ताकि एक्सपेंशन जो था ब्रिटिशर्स का वो और ज़्यादा स्पीड हो जाए। एंड द ब्रिटिश एक्शंस, जो जिस तरह से वो एक्शन कर रहे थे, उसका रिजल्ट जो भी था वो धीरे धीरे इंडियन सोसाइटीज़ को ख़राब कर रहा था। डिस्पोटेंट मीन्स उसे वो कमज़ोर कर रहा था, उनका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं था। इंडियन सोसाइटीज़ में किसी की भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी एक्सेप्ट ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन इंटेंशन था प्रॉफिट अर्न करना, इंडियंस का कोई भी डेवलप करना उनका कोई इंटेंशन नहीं था। सो द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटीज़ जो थी एक्सप्रेस देयर रेजिग्नेशंस थ्रू प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो डिफरेंट पीपल्स थे सोसाइटीज़ में, इंडियन सोसाइटीज़ में इंडियन पीपल्स जो थे, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया कि ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला देख रही है, हमारा कुछ नहीं कर रही है। तो उन्होंने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्ट। और इसी तरह से धीरे धीरे ये लोग जो थे कलेक्टिवली अपने आप में असेंबल हो रहे थे, कुछ इकट्ठा हो रहे थे, आपस में व्यूज़ डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, रिवॉल्ट करना चाहिए। इस तरह से ना ये पिक्चर्स देख लोगे, उस पिक्चर्स उसी समय की है, सारी पिक्चर्स जो है उसी समय की है। So next, the Indian rebellions was fed by resentment born of diverse perceptions, including invasive British-style social reforms, harsh land taxes, summary treatment of some rich landowners and princes, as well as changes brought by British rule. तो जो रिबेलियंस थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनको रिबेलियंस बोला जाता है। रिबेल ऑल्सो मीन्स रिवोल्ट,
और जो रिवोल्ट करते हैं उसको रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं या फिर रिबेलियंस बोलते हैं। तो जो रिवोल्ट कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए किस तरह से ब्रिटिशर्स रोके उनको, वो भी रोकेंगे। तो वो रिवोल्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो अलग अलग डाइवर्स परसेप्शन, लोगों का अलग अलग मानना था। किसी को टैक्स के थ्रू परेशान करना, किसी को सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू। क्योंकि कंट्रीज में कर क्या रहे थे, सबसे पहले तो उनको हमारे सिस्टम को, हमारे कल्चर्स को चेंज करना चाह रहे थे। ब्रिटिश अपना खुद का स्टाइल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सोशल रिफॉर्म, समाज में कुछ चेंजेस ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। हार्श लैंड रेवेन्यू, मतलब ज़मीन जो टैक्स हम भर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था। फार्मर्स इतना ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ रहा था। तो ओवरऑल इस सारा मिला के जो था, जिसके कारण लैंडलॉर्ड्स वो भी परेशान कर रहे थे, जो प्रिंसेस थे, किंग्स थे, वो भी परेशान थे। तो इतना सारा चेंजेस जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस को परेशान कर रहे थे और रूल कर रहे थे। तो जिसके कारण द इंडियंस दे वांटेड टू रिवोल्ट। Many Indians rose against the British, however many also fought for the British and the majority remained seamlessly complained to British rule. तो कुछ तो थे जिसने आवाज़ उठाई, कुछ थे ब्रिटिशर्स के साथ थे जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे, फॉट फॉर द ब्रिटिश। एंड जो रिमेनिंग मेजोरिटीज थी, कहा गया, वो कंप्लेन ही कर रहे थे कि ब्रिटिश हमारी परेशानी है, हमें हमारी परेशानी को सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये इस तरह था, लेकिन उनके अंदर गुस्सा था, लेकिन वो किस तरह से उसको निकालेंगे। इट मीन्स दे नीड अ बिगिनिंग, कि एक शुरुआत हो, कोई भी शुरुआत करे तो वो सारे जो है आगे आके सब मिलके लड़ सकते हैं। सो द बिगेस्ट चैलेंज तो ब्रिटिश अथॉरिटी केम इन 1857। सो जो कुछ एक स्टार्टअप चाहिए था वो शुरुआत हुई, दैट वाज द ईयर 1857 में। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। भले हम इस वॉर को हार गए, लेकिन ब्रिटिशर्स को इस वॉर ने उन्हें समझा दिया था कि इंडियंस कैन नॉट रिटेन एज दे वांट टू रिटेन देम, कि वो जिस तरह से चाहते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को रखना, वो वैसे नहीं रहेंगे, वो अब आवाज़ उठाएंगे। ये उनको समझ में आ गया था। When people of Indian rose up against British rule, जब लोगों ने अब आवाज़ उठाना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, the Indian rebellions of 1857 was a major uprising in India in 1857 and 1858 against the rule of British East India Company. तो ये जो रिवोल्ट रिबेलियंस ने जो आवाज़ उठाई थी, ये बहुत बड़े थे। अ मेजर अपराइजिंग, लोगों ने अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, और वो रिवोल्ट जो था कंटिन्यूसली 1857 से 58 तक कंटिन्यू रहा। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। The rebellions began on 10th May 1857 in the form of mutiny of sepoy of the company's army in the garrison town of Meerut. तो कहा गया रिवॉल्ट शुरुआत हुई, ब्रेकआउट ही कहाँ से? म्यूटनी मीन्स रिवॉल्ट, म्यूटनी मीन्स रिवॉल्ट। तो ये रिवॉल्ट किसने किया? सबसे पहले 10 मई 1857 में सोल्जर्स ने किया। जो सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के अंदर, इंडियंस जो उनके वहाँ पे एज अ सोल्जर काम करते थे, और वो कहाँ के थे, कौन से गैरिशन के थे? मेरठ के। ठीक है, रेजिमेंट जो होती है अलग अलग, तो ये मेरठ से बिलोंग करते थे। उन्होंने रिवोल्ट किया 10 में। इट देन इरप्ट into other mutinies and civilian rebellions, chiefly in the upper Gangetic Plains and central India. तो जब एक नई शुरुआत की, तो जैसे मैंने कहा कि एक शुरुआत चाहिए था, तो धीरे धीरे लोगों ने रिवोल्ट, अदर म्यूटनीज, अदर रिवोल्ट शुरुआत हो गई इंडिया के अंदर। और लगभग सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्थर्न इंडिया, जो गंगेटिक प्लेन एरिया जो है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इस पूरे एरिया में रिवोल्ट शुरुआत हो गई। सिविलियंस मीन्स सोल्जर्स के अलावा भी लोगों ने रिवोल्ट किया। पीजेंट्स जो थे, ट्राइबल्स, उन्होंने, किंग्स जो थे, उन्होंने, सभी ने धीरे धीरे रिवोल्ट करना शुरुआत किया। द इंसिडेंट ऑफ रिवोल्ट ऑल्सो अकर फर्दर नॉर्थ ईस्टर्न, और ये नॉर्थ ईस्टर्न तक फैलना शुरू हो गया। द रिबल्स पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू ब्रिटिश पावर इन दिस रीजन्स, और ये रिबल जो था, ये सचमुच एक उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेड बन के आया, एक
चैलेंज बन के आया था ब्रिटिशर्स के लिए कि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो द रिबल्स इज़ नोन बाय मेनी नेम्स, तो इसीलिए इसे बहुत अलग अलग नामों से लोगों ने नाम दिया। सबसे पहले द सिपाही म्यूटिनी, ये नाम दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इसको नाम दिया जाए इंडियन। उन्होंने कहा कि ये रिवोल्ट सिर्फ सोल्जर्स नहीं किया था, सिपाही नहीं किया था। द इंडियन म्यूटनी, किसी ने इनको नाम दिया इंडियन म्यूटनी। द ग्रेट रिबिलियंस या फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरसेक्शंस एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन सभी में से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉपुलर था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये सबसे अलग था जो ये नाम दिया गया था, और ये नाम दिया था वीर सावरकर ने। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिबिलियंस, उन्होंने रिवोल्ट किया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी तरह से दिस रिवोल्ट वॉज नोन इन हिस्ट्री बाय डिफरेंट नेम्स as the first war of independence, the revolt of 1857, Britishers call the mutiny, सिपाही म्यूटनी। ठीक है, इस तरह से इसे अलग अलग नामों से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, कि जो अब ये रिवोल्ट की पिक्चर्स है, किस तरह से रिवोल्ट हुआ था उसकी एक पिक्चर्स है। इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स किस तरह से लड़ रहे थे। अब हम लोग आज शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक से, कॉजेज, कि इसके पीछे कारण क्या था, लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया। सो इट विल बी हेडिंग लाइक पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज। तो सबसे पहले इंट्रो में चलते हैं। इंट्रो में क्या है, द इंडियन रिबेलियंस ऑफ 1857 अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स ओवर टाइम्स। तो जो रिवोल्ट हुआ था सडनली एक दिन दो दिन क्या नहीं था, ये मोस्टली 100 ईयर्स, उन्होंने 100 ईयर्स तक उन्हें ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर ऑलरेडी रूल किया था, और उस रूल का रिजल्ट जो था वो रिवोल्ट था, क्योंकि वो 100 ईयर्स तक उनको बर्दाश्त करते करते जब वो नहीं सके देन इट वॉज रिवोल्ट। तो इसी तरह सा ये इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सम इंडियंस वे अपसेट, कुछ अपसेट्स थे उसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के कारण, धीरे धीरे जिस तरह से वो रूल कर रहे थे, एक एक किंगडम्स को मर्ज कर रहे थे उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू, और अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा। फिर इंडिया को एक वेस्टर्नाइज करना, पूरा का पूरा इंडियन कल्चर्स को चेंज करना, हमारी हिस्ट्री को चेंज करना, हमारी हिस्ट्री को विदाउट रिगार्ड उनको अपनी कल्चर्स हमारे ऊपर थोपना। तो ये सारा रीज़न था जो ये चीज़ें आगे जाके एज अ रिवोल्ट के लिए सामने एक प्लेटफॉर्म फॉर्म हो जाती है, जहाँ पे लोग इंडियंस रिवोल्ट करते हैं। लीगल चेंजेस भी बहुत कुछ किया उन्होंने। तो इसी तरह से ये सारे स्टेप्स थे, और उनसे जैसे इंडियंस को फोर्सली क्रिश्चियन रिलीजियस को चेंज करना। तो इसी तरह से हम लोग हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज से, कि इकोनॉमिक कॉजेज मीन्स मनी मैटर। तो इंडियंस जो थे मनी लेफ्ट विद द कंपनी वॉज लिविंग हेवी टैक्स। तो सबसे पहले जो कंपनी थी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियंस के ऊपर सबसे बहुत ज़्यादा वो टैक्स उनसे ले रही थी। लोकल्स जो थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स जो थे, उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा ले रही थी। दिस इंक्लूड्स इंक्रीज इन द टैक्स ऑफ लैंड। दिस सीम्स टू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिबिलियंस। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके कारण रिबिलियंस बहुत ज़रूरी था, रिवोल्ट करना। साथ साथ कीपिंग इन व्यू द स्पीड एट विच द कॉन्फिगरेशंस इन ignited in many villages in northern India further, where farmers rushed to get back their unfairly grabbed title deeds. तो इस तरह से जिस तरह से वो ब्रिटिशर्स जो थे अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग उनके ज़मीन को मर्ज करना, उनसे टैक्स लेना, उनके पास खाना नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किंग जो है, मतलब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनको रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, माफ़ नहीं करी। क्योंकि पहले जो थे किंग्स जो होते थे वो उनको अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनको वो माफ़ कर देते थे, एग्जेम्प्ट करते थे कि ठीक है
इस साल आपको नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स उनको कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि उनसे छीन ले रहे थे जो भी उनके पास था। सो द रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड कन्फिगरेशन ऑफ जागीर, द ग्रांट और राइट टू लोकली कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, जो उनको उन्होंने दे दिया था कि ज़मींदार को दे दिया कि आप इस एरिया का वो ज़मीन जो टैक्स कलेक्ट करेंगे फिर आप हमें कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देंगे। सो दीज आर द डिफरेंट पॉलिसीज़ जो थे वो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके कारण ये सारा चीज़ें लोगों को बहुत परेशान किया। कॉज डिसकंटेंट अमंग द जागीरदार एंड ज़मींदार ऑल्सो। फिर बाद में उन्होंने क्या किया था, ज़मींदार से उनसे वो रूल्स छीन ली थी, जागीरदार से भी, क्योंकि हमने पढ़ा था महावत परमानेंट सेटलमेंट। तो लठवाड़ी इस तरह से हमने ये आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर 2, 3 चैप्टर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से जिसके कारण ये जो चेंजेस करे थे तो कहीं ना कहीं उसने ज़मींदार को भी हर्ट किया था, जागीरदार को भी हर्ट किया था। तो इसी तरह से दे हैव बिन वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि अब ब्रिटिशर्स जो है एक बार पावर दे है उनको छीन लिया उस तरह से। डलहौजी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड द इनाम कमीशन विद पावर टू कन्फिगर लैंड। साथ साथ डलहौजीज ने भी कि जो ज़मीन टैक्स भरेंगे, जो टैक्स नहीं देंगे, इस तरह से जो कलेक्शन करेगा तो उनको भी अच्छा खासा जो टाइमली पेमेंट करेंगे उनको ग्रुप में देंगे तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, रिवॉर्ड उनको मिलेगा। और जो नहीं करेंगे उनकी ज़मीन को छीन ली जाएगी। तो इसी तरह से अलग अलग रूल्स, अलग अलग जितने सारे गवर्नर जनरल्स हैं उन्होंने अलग अलग रूल्स फॉर्म किए, लेकिन कोई भी रूल्स जो थे वो इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उनके खिलाफ ही जा रहा था। सेवरल ईयर्स बिफोर द सिपाही म्यूटनी, अगर जो हमने देखा कि 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई थी उससे पहले, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स हैड अटैक्ड सेवरल जागीर in Western Bengals. He also resumed the practice of tax-free land in some area. These changes caused widespread resentment not only among the landed aristocracy but also caused great distress to a large section of the middle class people. Land were confiscated from the landlord and auctions. Rich peoples like the merchants and moneylenders were therefore be able to speculate in British land sales and drive out the most vulnerable peasant farmers. तो यहाँ पर क्या क्या, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जो थे म्यूटनी रिवॉल्ट से पहले, उन्होंने भी क्या क्या जागीरदार को किस तरह से अटैक किया कि उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उनसे वो ज़मीन कन्फेस्टिगेट के लिए मतलब उनसे ज़मीन छीन ली गई। टैक्स फ्री लैंड जो भी थी जिसको टैक्स नहीं देना पड़ता वो सारा लिया, उसने ले लिया उनसे। फिर उनके ऊपर ऑक्शन लगा दी गई, जो ये ज़मीन लेगा उनको वो जो उनको दे देंगे। उसके बाद देखा गया वो ज़मीन जो थी मोस्टली काम करने वाला कौन था, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, तो उनको नहीं देके उन्होंने मर्चेंट्स को या फिर मनी लैंडर्स उन्होंने ऑक्शंस के थ्रू ले लिया। और जहाँ पे देखा गया किसको निकाला, किसे छोड़ दिया पीछे, द मोस्ट वल्नरेबल, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते थे वो किसान, क्योंकि अब फ़ायदा कौन उठाएगा, मर्चेंट उठाएंगे या फिर मनी लेंडर उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो रीजंस थे कि बेंटिक ने भी वही रीज़न किया कि ज़मीन जो थी वो उनसे लेके उनसे छीन के ऑक्शन कर दिया, फिर मनी लेंडर या फिर मर्चेंट ने उससे खरीद ली। तो पीजेंट जो फ़ायदा होना चाहिए था, पीजेंट को मिलना चाहिए था, वो उनको कुछ नहीं मिला। सो पीजेंट वे फोर्स टू पे हाई रेवेन्यू। पीजेंट्स को अब भी वही था कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू थी, और सफ़र ड्यू टू स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शंस। और इतना ज़्यादा वो कलेक्ट करते थे टैक्स, 60-40, 70-30% इस तरह से, कि तो ज़्यादा पोर्शन है वो ब्रिटिशर्स के और जो कम पोर्शन होगा वो पेजेंट्स के। इस स्ट्रिक्ट पॉलिसी वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनको पूरा ईयर उसी थोड़े से प्रोडक्शंस को लेके चलना था। तो दैट वाज टोटली अ वेरी एक्यूट, देखा जाए तो एक्यूट प्रॉब्लम थी कि उनके लिए खाना पीना, बच्चों को, सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। द ब्रिटिश फोर्सेबली टुक अवे ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड इंडियन पीसेंट्स वे लेफ्ट विथ नथिंग। तो ब्रिटिशर्स जब उनसे सब कुछ छीन लेता तो उनके पास कुछ नहीं बचता। इवन ड्यूरिंग द ड्रॉट ऑफ अ माइन, अगर कभी सूखा पड़ जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए, कुछ नहीं ऐसा, जो भी क्रॉप थे वो फेल्ड हो गए, तो भी उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। द ब्रिटिश कॉटन सिल्क गुड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया,
जब वो ब्रिटिशर्स ने कॉटन और सिल्क गुड्स को जब इंपोर्ट किया, इंडिया में लाया, पेड अ ड्यूटी ऑफ 2%। उन्होंने क्या किया, इंडिया को 2% टैक्स दिया। अब वही चीज़ जब वो इंडिया से एक्सपोर्ट करके, जब इंडियंस की जो सामान उनके देश में जा रहा था वो बेच रहे थे, तो 10%, ब्रिटिश पे 10% ऑन सिल्क गुड, 20% एंड द वुलन गुड्स 30%। तो वेयर एज इंडियन कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, जब इंडियंस अपना सामान ब्रिटेन में भेज रहा था तो कॉटन में 10%, सिल्क में 20% एंड वुलन में 30% टैक्स उनको देना पड़ता था। वहीं पर जब वो इंडिया में अपना सामान ला के यहाँ पे इंडियंस को दे रहे थे तो 2% दे रहे थे टैक्स। तो इससे कितना ज़्यादा भेदभाव लग रहा था कि 2% वो पेमेंट करे और इंडियंस उनके देश में जाते हैं तो 10, 20 एंड 30%। तो ये बहुत बड़ा रीजंस था, ये भी जिसके लिए रिवॉल्ट हुआ। while British goods were exempted from duties, when entering Indian market, Indian goods enter England were burdened with the heavy duty custom duties। दूसरी बात, जब ब्रिटिशर्स की कोई सामान इंडियन मार्केट में आती तो वो कोई ड्यूटीज नहीं, मतलब ड्यूटीज भी टैक्स होती है, तो वो कोई टैक्स नहीं भरती थी। लेकिन जब इंडियन का कोई सामान इंग्लैंड में जाता तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता। तो ये भेदभाव जिस तरह से था, ये लोगों ने इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया था, रिवोल्ट किया था। फर्दर द एवोल्यूशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंट्रोड्यूस ऑफ फ्री ट्रेड बाय 1833 फर्दर इंक्रीज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। अब जो था मोनोपोली था पहले, अब वो मोनोपोली भी हटा दिया गया कि इंडियंस जो ये सामान बनाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और भी कंपनीज जो आ गई वो सारे जो है इंडिया में सेल करेंगे, और वो भी फ्री ट्रेड, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? पीजेंट्स को हुआ, किसानों को हुआ। इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जो सामान पहले हम बना के बेचते थे, देखा गया धीरे धीरे वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करने के लिए रह गए, क्योंकि मार्केट में कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटिशर्स ने गुड्स बनाना शुरू कर दिए और वो बना के बेचना शुरू कर दिया। दिस मेड लाइफ मेजरेबल, और ये लाइफ जो था ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस की और ख़राब कर दी। आर्टिसंस एंड पीजेंट्स या फिर क्राफ्टमैन जो थे वो भी, उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई, रुइन हो गई, एक्सप्लॉइट हो गए, बर्बाद हो गए। वो कैसे? कंपटीशन में वो खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है मशीन्स के थ्रू कपड़े बना रहे, जो भी चीज़ें बना रही है वो सस्ती है, चीप में सस्ता है, और हैंडमेड जो है, जो इंडियंस बनाते थे हैंडमेड्स, उनसे सस्ता है। मार्केट जो इंडियन मार्केट फ्लड विद चीप, तो मार्केट में चीप मशीन मेड्स टेक्सटाइल्स, इंग्लैंड से बनी हुई सामान भर गई। इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल जो था वो उनके साथ compete नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडियन का जो सामान था वो हाथों से बना था, वो एक्सपेंसिव था, मशीन ईजी सस्ता थी, तो लोग जो थे मोस्टली किसको खरीदेंगे? सस्ते वाले को खरीदेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री था ट्रेडिशनल, जो हाथों से बनाते थे कपड़े वपड़े, टोटल वो बंद हो गए, एक्सप्लॉइट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर्स एंड मिडिल क्लास पीपल, सभी जो थे वो नाखुश थे। और जब रिवोल्ट हुआ तो सभी क्लासेस ने, सभी लोगों ने, सब ने मिल के रिवोल्ट किया। तो ये वन ऑफ द कॉजेस था जो हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर लास्ट में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल कॉजेस करेंगे। ये मोस्टली हमने ये वाला डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, चैप्टर 2 और 3 में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल कॉजेस शुरू करेंगे। थैंक यू।